सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बस बहुत हो गया। मैं हूं अरबाब जहांगीर। वजीर आजम इमरान खान इस वक्त बेचैन हैं क्योंकि महंगाई का खात्मा अब उनका नस्बुल ऐन है। मगर एक कैसा दोहरा मयार है कि एक रोज कबल वफाकी काबीना के इजलास की सदारत करते हुए वजीर आजम इमरान खान जिस महंगाई पर वुज़रा, मुशीरान और मुआविनीन पर बरहमी का इजहार कर रहे थे, उन सब की नाक तले आज ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ने जान बचाने वाली 94 अद्वियात की कीमतों में इजाफा कर दिया है। और इन 94 अद्वियात की कीमतों में इजाफे की मंजूरी वफाकी काबीना ने खुद दी थी। ड्रैब के नोटिफिकेशन में कहा गया है कि इन अद्वियात की इजाफा शुदा कीमत 31 जून 2021 तक मुंजमद रहेंगी। वफाकी काबीना ने गुज़िश्ता माह 22 सितंबर को ये कीमतें बढ़ाने की मंजूरी दी थी। और बात सिर्फ यहीं तक महदूद नहीं, बल्कि आज होने वाले कौमी असम्बली के इजलास में खूब शोर शराबा रहा और मुद्दा था महंगाई। कौमी असम्बली के इजलास से खिताब करते हुए ख्वाजा आसिफ बोले, पाकिस्तान ज़रई मुल्क है, मगर इसके बावजूद हमें गंदम और चीनी दरामद करना पड़ रही है। ख्वाजा आसिफ ने क्या कहा, जरा सुनिए। 75 रुपए किलो आटा बिक रहा है। ये कैसी ज़री पॉलिसी है कि जो चीज़ें जिनमें हम खुद कफील थे आज हम उनको इंपोर्ट कर रहे हैं। हुकूमत जो है अपने क्रोनीज को, अपनी ATMs को जो है ओबलाइज करने में मशगूल है। हम इस इशू के ऊपर जो है इस हाउस से वॉकआउट करते हैं। तो गंदम चीनी के बहरान पर बात छिड़ते ही वफाकी वजीर गुलाम सरवर भी पीछे ना रहे और KP, पंजाब और बलूचिस्तान ने इस हवाले से अपनी रिकमेंडेशन दी है, मगर सिंध इस अमल में शामिल नहीं। उन्होंने कहा, क्या कहा, पहले ये भी आप सुनिए। कैबिनेट में डिस्कशन जरूर हुई है, फैसला नहीं हुआ। 3 सूबों ने अपनी रिकमेंडेशंस दे दी हैं। सिंध गवर्नमेंट ने ताहाल अभी तक अपनी रिकमेंडेशन नहीं भिजवाई। और यूं कौमी असम्बली के इजलास में महंगाई से शुरू होने वाली बहस विफाक और सिंध में तब्दील हो गई। हालांकि गुलाम सरवर के बरक्स वजीर आला सिंध मुराद अली शाह जो तस्वीर अवाम के सामने रख रहे हैं वो कुछ इस तरह से। सूबा सिंध वाहिद और बाकी 3 सूबों ने अपने टारगेट पूरे नहीं किए, लेकिन ये हुक्मरानों की नाअहली कि उन्होंने आटा जो कि पिछले साल इस वक्त तकरीबन 40 रुपए किलो शहरों में मिलता था, वो 70 से 80 रुपए किलो हो गया है। अब असल मुद्दा यह है कि गरीब आवाम की महंगाई से जान कब छूटेगी, क्योंकि अब वजीर आजम इमरान खान ने टाइगर फोर्स को भी इस काम के लिए मुतहरिक कर दिया है। और इसी पर गुफ्तगू के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा, वजीर आजम के मुआविन खुसूसी बराए यूथ अफेयर उस्मान डार साहब। उस्मान डार साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। अब वजीर आजम मुतहरिक तो हो गए हैं, टाइगर फोर्स को भी कोई शायद 2 हफ्ते पहले टास्क दिया था, जब आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, बताया था टाइगर फोर्स किस तरह से काम करेगी। अब तक कहाँ कहाँ काम किया, क्या क्या कार्रवाइयाँ की हैं, ज़रा अगर आप कुछ बता सकें इस हवाले से पहले। देखिए अरबाब, टाइगर फोर्स पे आने से पहले मैं पहले आपको और कौम को इस बात का यकीन दिलाता हूँ कि हमें इस बात का एहसास है कि लोग मुश्किल वक्त से गुजर रहे हैं, महंगाई का सामना है। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ख़ुद इसको मॉनिटर कर रहे हैं और जहाँ तक वक्ती तौर पे एक सपोर्ट के लिए पंजाब के अंदर सहूलत बाज़ार तकरीबन 200 के करीब खोल दिए गए हैं मुख्तलिफ़ डिस्ट्रिक्स में, तहसीलों में। मज़ीद 150 सहूलत बाज़ार खुलने जा रहे हैं। मैंने ख़ुद विज़िट किया है, वहाँ आटा, चीनी, सब्ज़ियाँ, फ्रूट सब अवेलेबल है। जहाँ तक KP में है उस पे भी इसी मॉडल पे उन्होंने आगाज़ कर दिया है। तो ये एक वक्ती सपोर्ट प्रोग्राम ज़रूर लेके आए हैं हम सहूलत बाज़ार की शक्ल में, और ये वक्ती महंगाई है, मैं आपको और कौम को बताना चाहता हूँ। इसलिए एक तो पहले ये देखें कि मजमूई तौर पे पूरा खित्ता महंगाई की लपेट में है। हिंदुस्तान को देख लें, बांग्लादेश को देख लें, पिछले 6 माह में इंटरनेशनल मार्केट में 60% चीनी की कीमत महंगी हुई है, 35% वीट की प्राइसेस ऊपर गई हैं, 15% पाम ऑयल की प्राइसेस ऊपर गई हैं। पोस्ट कोरोना के बाद सुपर पावर्स जो है उनकी इकोनॉमीज़ हिल के रह गई हैं। पाकिस्तान में सैलाब, बारिशें, लोकस्ट, टिड्डी दल, इसने भी फसलों को तबाह किया है। एशियन डेवलपमेंट बैंक की रिपोर्ट दिखाएं आप पब्लिक को, जिसमें कहा गया है कि 500 अरब से ज़्यादा पाकिस्तान के एग्रीकल्चरल सेक्टर को नुकसान हुआ है। इन तमाम चैलेंजेस को मद्देनज़र रखते हुए प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब, हमारी टीम शबो रोज़ कोशिश कर रही है कि हम महंगाई पर जल्द से जल्द काबू पाएँ। तो
तो ये लोगों को बताना ज़रूरी है। ये मसनूई वक्ती महंगाई है, ये इंशाल्लाह ताला दिसंबर के बाद मुझे पूरी उम्मीद है, जिस तरह हमने आटा और चीनी के भी स्टॉक्स पूरे कर लिए हैं, इसमें भी कोई शक नहीं, हम बेहतर प्लानिंग भी कर सकते थे आटा और चीनी को लेके, लेकिन उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए फ़ैसले किए गए और अब आटा और चीनी जैसे ही चीनी पहुंचना शुरू हो गई है, आप देखेंगे प्राइसेस नीचे आना शुरू हो जाएंगी। 75 और 80 के दरमियान यही आपको चीनी की प्राइसेस इंशाल्लाह नज़र आएंगी, आटे की नज़र आएंगी। मैं कुछ पार्लियामेंटेरियंस की स्पीचेस सुन रहा था, आपने ख्वाजा साहब की भी स्पीच सुनाई, तो क्या PMLN के दौर में आटा चीनी बाहर से इम्पोर्ट नहीं होती रही? क्या इन लोगों को वक्ती तौर पे डिमांड और सप्लाई के इम्बैलेंस का सामना नहीं था? तो ये एक वक्ती गैप है सप्लाई डिमांड का, और जैसे पोस्ट कोरोना सारी सिचुएशन तब्दील हुई, पूरी दुनिया में हुई, तो उस दौर में भी इंपोर्ट होता था, लेकिन उस दौर में चीनी की कीमत 51, 52, 53 रुपए और आटे की कीमत 32, 33, ज़्यादा से ज़्यादा 35 रुपए हुआ करती थी। देखिए अभी हम कीमतें नीचे लेके आएंगे, हमारा पूरी कोशिश यही है कि लोगों को रिलीफ मिलना चाहिए, और ये लोगों को रिलीफ मिलता नज़र आएगा, लेकिन इसमें थोड़ा वक्त दरकार है। चंद हफ्ते, जैसे मैंने आपको कहा, तकरीबन अगले 2 माह इंपॉर्टेंट है, सारी चीज़ों की प्लानिंग कर ली गई है। अब उस वक्त के साथ साथ आप देखेंगे चीज़ों पे इंशाल्लाह ताला बेहतरी आएगी, लेकिन जैसे मैंने आपको कहा, बारिशों की वजह से, सैलाब की वजह से, मामलात की वजह से अगर आपकी फसलें तबाह हुई हैं, आपका टमाटर ख़राब हुआ है, अब और अफ़गानिस्तान ईरान से लेने जाते हैं तो वो ऑफ कोर्स वो चीज़ें महंगी पड़ेंगी। तो ये एक क्लाइमेट चेंज कह लें, ऐसी आफात, सैलाब और कोरोना जैसी का हमें सामना था, उस सिचुएशन में से हम निकले हैं। अल्लाह ताला ने हमें महफूज रखा, हमने वो इकॉनमी की या मईशत की तबाही नहीं देखी जिस तरह अमेरिका, UK, आपने हिंदुस्तान में देखा किस तरह बुरी तरह मईशत तबाह हाल हुई है। और यही अपोजिशन का तब बयानिया था पहले, लॉकडाउन कर दें, बंद कर दें। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने जो हिकमत अमली अपनाई, NCOC में जो फ़ैसले किए गए, हमारी अजीम पाक फ़ौज, डॉक्टर्स, पैरामेडिक स्टाफ, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस, शहरियों ने, सब ने मिलकर कोरोना का मुकाबला किया और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे हालात पूरी दुनिया में बेहतर जा रहे हैं। बाकी ऐसी सुपर पावर्स जिनको अभी भी मुश्किलात का सामना है कोरोना को लेके, और बहुत सारी चीज़ें महंगाई के हटके मैं आपके प्रोग्राम में बताता चलूँ। क्या पाकिस्तान की रिमिटेंस पहले क्वार्टर में $7.1 बिलियन के करीब आई हैं। इसी तरह आपका करंट अकाउंट डेफिसिट सरप्लस में चला गया है। इसी तरह आपकी लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग ऊपर जा रही है, आपकी एक्सपोर्ट्स बढ़ रही हैं, आपकी टेक्सटाइल सेक्टर में माशाल्लाह एक्सपोर्ट्स ऊपर जा रही हैं, आपकी मोटर व्हीकल की एक्सपोर्ट्स ऊपर जा रही हैं, हर चीज़ की तरफ बेहतरी आ रही है और जॉब क्रिएशन की तरफ हम जा रहे हैं। एक वक्त था जब लोग रोज़गार जिनका जा रहा था, तो बहुत सारी चीज़ें बेहतरी की तरफ हैं, इसमें कोई शक व शुबा नहीं। महंगाई इस वक्त हमारी प्रायोरिटी है, हम इस पे पूरा फोकस्ड हैं। उस्मान साहब, ये जितनी पॉजिटिव चीजें आप बता रहे हैं, ज़ाहिर है इन तमाम चीजों के समरात भी आवाम तक पहुंचने चाहिए। सब चीजों पे इंशाल्लाह। ये बताइए कि वज़ीर आज़म को टाइगर फोर्स को टास्क सौंपने की जरूरत क्यों पेश आई कि महंगाई में कमी के लिए वो इक़दाम करें? क्या हुकूमत के पास पूरी मशीनरी होती है, प्राइस कंट्रोल कमेटियां मकामी तौर पर काम करती हैं, DCs होते हैं, ये जिम्मेदारी तो उनकी होती है। देखें, मुझे एक तो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने नेशनल यूथ डेवलपमेंट प्रोग्राम का आगाज़ किया, कामयाब जवान का। ये उसका कंपोनेंट था वॉलंटियर वर्क। उसके 3 E's थे, एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन एंड एंगेजमेंट। तो हमने उसी नेशनल यूथ डेवलपमेंट प्रोग्राम को भी मद्देनज़र रखते हुए कोरोना पेंडेमिक में अपनी एडमिनिस्ट्रेशन के वसाइल और ह्यूमन रिसोर्स की कमी को भी मद्देनज़र रखते हुए मैं समझता हूँ प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब का बड़ा दानिशमंदी का फ़ैसला था। पाकिस्तान के नौजवानों पर मुश्तमिल एक वॉलंटियर फोर्स जो कि कौमी सेहतमंद सरगर्मियों का हिस्सा बने, जो फ़ैसला साजी का हिस्सा बने, उसको मौका दिया। और ठीक है, ब्रांडिंग टाइगर फोर्स थी, कोई भी नाम हो सकता था, इस पे अपोजिशन ने बहुत तनकीद भी की, लेकिन मुझे अफसोस से कहना पड़ रहा है टाइगर फोर्स के नौजवानों का क्या नज़रिया है आज। वो बग़ैर किसी मुआवजे के, बग़ैर किसी तनहा के, बग़ैर किसी लालच के कौमी जज्बे में मुल्क और कौम की खिदमत कर रहे हैं, ये उनका नज़रिया है। और दूसरी तरफ हमारी अपोजिशन जिसका नज़रिया ही लूटमार है, जिसका नज़रिया ही करप्शन है,
जिन्होंने खुद जलजले और सैलाब में दिहाड़ियाँ लगाई हैं, इसलिए वो ये तासुर देना की कोशिश करते हैं कि शायद टाइगर फोर्स भी उन्हीं के नक्शे कदम पे चलेगी। ये पाकिस्तान के पढ़े लिखे नौजवान है अरबाब, मैं आपको और कौम को बताना चाहता हूँ। लेकिन पिछले 6 माह में ये तो बगैर तनख्वाह के काम कर रहे हैं, लेकिन जो लोग इस काम की तनख्वाह ले रहे हैं, जो मकामी इंतजामिया में, इदारों में और महकमों में शामिल होते हैं, जिनका काम है कि मार्केट्स में जाएं, चीज़ें चेक करें कि वहाँ प्राइस लिस्ट लगी है नहीं लगी, हुकूमती जो निर्ख हैं उस पर चीज़ बिक रही नहीं बिक रही, तो इसका मतलब वो लोग नाकाम हो गए। वो किस चीज़ की तनख्वाह ले रहे हैं जो ये हमें रज़ाकाराना फोर्स की ज़रूरत पड़ी है? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। देखिए, मैं एक बात बार बार जोर दे के बात कर रहा हूँ आपके, हमारे ह्यूमन रिसोर्स की कमी है, एडमिनिस्ट्रेशन में वसाइल की कमी है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, अपने ही शहर की देता हूँ। हमारे डिस्ट्रिक्ट सियालकोट में 25,000 शॉप्स हैं, प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट 32 हैं, सिर्फ 32, वो भी 14-15 ग्रेड के, कोई डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर से है, कोई अपाशी के महकमे से है। तो 32 लोग किस तरह 25,000 दुकानों की इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं, उनकी मॉनिटरिंग कर सकते हैं, उनके जुर्माने कर सकते हैं, उनकी निशानदेही कर सकते हैं। अगर मैं सिर्फ शहर सियालकोट सिटी की बात करूं, उधर 5,000 शॉप्स हैं और 16 प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट हैं। हमें पूरे सिस्टम को देखना होगा। और अभी जो टाइगर फोर्स का रोल है वो एडमिनिस्ट्रेशन के साथ निशानदेही का है कि वो अपने गली मोहल्ले यूनियन काउंसिल की सतह पर tigerforce.gov.pk पोर्टल के जरिए पिक्चर, वीडियो, वॉइस नोट से भेजते हैं। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और हमारे प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट एक्शन कर रहे हैं, एक एविडेंस बेस्ड जियो फेंसिंग के साथ, जियो टैगिंग के साथ ये सारा ऑपरेशन चल रहा है। इसमें सपोर्ट कर रही है हमारी टाइगर फोर्स। सिर्फ निशानदेही वाला एक पार्ट जो ह्यूमन रिसोर्स की कमी थी उसको पूरा कर रहे हैं ये बहादुर नौजवान। एडमिनिस्ट्रेशन भी काम कर रही है। मैं इस तासर की नफी करता हूं कि शायद हमारी एडमिनिस्ट्रेशन काम नहीं कर रही, जो लोग तनख्वाहें ले रहे हैं। हमें इस बात को समझना है कि आज एडमिनिस्ट्रेशन में ह्यूमन रिसोर्स की कमी है। मैं समझता हूं हमें नई नौकरियों को एडवर्टाइज करना चाहिए। जहाँ जहाँ ह्यूमन रिसोर्स की कमी है, मेरी सजेशन है पंजाब हुकूमत को, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, सिंध, फेडरल, हमें जहाँ ह्यूमन रिसोर्स कमी का सामना उसे भी पूरा करना चाहिए। लेकिन ये नौजवान एक जज्बे के साथ बाहर आए हैं। 6 माह में लाखों की तादाद में इन्होंने जिम्मेदारियाँ निभाई हैं। आप मुझे बताएं, कहीं ये कोई बता लेते आपको नजर आए हों? कहीं इन्होंने उस्मान साहब ये बात थी, अब इनके पास ये इख्तियार क्या है, इस तरह सामने मैक्सिमम इनके पास क्या इख्तियार है, ये कहां तक जा सकते हैं, क्या कार्रवाई कर सकते हैं? सिर्फ निशानदेही कर सकते हैं? और फिर चारों सूबों में क्या इस वक्त काम कर रहे हैं? चूंकि सिंध में हमने सुना है कि तकरीबन 1.5 लाख रजिस्टर्ड टाइगर फोर्स के एहलकार रजाकार हैं, लेकिन ग्राउंड पे हमें कहीं नजर नहीं आते हो। देखें, एक तो इनके पास अख्तियार नहीं है, ये रज़ाकाराना तौर पे बाहर आए हैं सिर्फ निशानदेही के लिए। इनको ऐप के ज़रिए, स्मार्टफोन्स के ज़रिए ये काम कर रहे हैं। कोड ऑफ कंडक्ट इनका 2-3 मैं आपके सामने रख देता हूँ। ना ही ये खुद से ज़िम्मेदारी का तयन कर सकते हैं, ना ही ये अपनी ज़िम्मेदारी किसी को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, और ना ही ये कोई इंटरफेरेंस कर सकते हैं जो जिम्मेदारियां सरकार की एडमिनिस्ट्रेशन की हैं। इन्होंने सिर्फ और सिर्फ निशानदेही तक रहना है। वायलेशन की सूरत में इनकी हम मेंबरशिप भी टर्मिनेट कर रहे हैं। 40 से 50 टाइगर्स की हमने टर्मिनेट भी की है मेंबरशिप। वायलेशन की उन्होंने, खुद से जिम्मेदारियों का तयन किया। थ्रू पोर्टल इनको जिम्मेदारियां दी जाती हैं। तमाम टाइगर्स इक्वली काम कर रहे हैं, कोई कैप्टन वाइस कैप्टन नहीं है। चंद रोज़ कबल मैं देख रहा था एक सोशल मीडिया पे लेटर सरफेस कर रहा था, बिल्कुल जेली फेक लेटर था, किसी ने भी बैठ के बनाया होगा। सबूताज करने की कोशिश कर रहे थे, डैमेज करने की कोशिश कर रहे थे एक ऐसी काज को टाइगर फोर्स की, जो मैं आपको कह रहा हूँ नौजवान एक जज्बे के साथ बाहर आए हैं। अब दूसरा सवाल आप कह रहे थे, इसी क्या क्वेश्चन था आपका दूसरा टाइगर फोर्स को लेके? जी, अब जो लास्ट में आपने मुझसे पूछा। जी, मैं पूछ रहा था कि अब ये टाइगर फोर्स सिंध में, बलूचिस्तान में और पंजाब में, खैबर पख्तूनख्वा में हर जगह ग्राउंड पे एक्टिव है। चूंकि सिंध में हमने कुछ मार्केट्स को विजिट किया तो यहाँ पर हमें नहीं दिखाई दे रही। अफसोस से मुझे अफसोस से कहना पड़ रहा है, 1 लाख तकरीबन 56,000 के करीब टाइगर फोर्स के नौजवान रजिस्टर्ड हुए। सिंध के नौजवान थे, सिंध की खिदमत करना चाहते थे। और मुझे अफसोस से कहना पड़ रहा है, वज़ीर आला मुराद अली शाह साहब से अपील भी की, जो कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ इन्होंने मिलकर काम करना है। तमाम कमिश्नर, डीसी साहिबान सिंध गवर्नमेंट के नीचे हैं, उनके साथ काम उन्होंने करना था। तो इन्होंने टाइगर फोर्स को ऑन ही नहीं किया। जब 1.5 लाख नौजवान वॉलंटियरली बगैर किसी तनख्वाह के, मुआवजे के, सिंध सरकार के ख़जाने पे 1 रुपये का बोझ भी नहीं डलना था,
तो इन्होंने क्यों नहीं सिंध के नौजवानों को वेलकम किया, क्यों नहीं इनके साथ इन्होंने मिल के काम किया। अगर ये टाइगर फोर्स सिंध की को ओन करते तो जिस तरह सैलाब का सामना था, आपने देखा किस तरह पानी आ चुका था कराची में, तो ये वहाँ मिल के काम करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन के साथ। तो मैं समझता हूँ कि ये इन्होंने एक पॉलिटिकल बयानियाँ बनाने के लिए कि जी टाइगर फोर्स एक इसको पॉलिटिसाइज करना है, इसलिए इन्होंने उनको ओन नहीं किया, उनके जज्बात को मजरूह किया। सिंध के नौजवान 1.5 लाख जो एक जज्बा लेके आ गए थे वो वहाँ काम नहीं कर सके इनकी वजह से। पंजाब में उन्होंने काम किया है, फेडरल में काम किया है, खैबर पख्तूनख्वा में काम किया है, बलूचिस्तान के चंद एरियाज़ में काम किया है, क्योंकि वहाँ से रजिस्टर्ड ही तकरीबन 12,000 के करीब हुए थे, तो वो थोड़ा बहुत काम हमारे साथ कर रहे हैं। सिंध बिल्कुल, सिंध गवर्नमेंट की मैं समझता हूँ हट दर्मी की वजह से और इनकी अना परस्ती की वजह से सिंध के टाइगर फोर्स के नौजवान काम नहीं कर सके सिंध में। सही। चलें अब उस्मान डार साहब, एक तरफ तो वज़ीर आज़म टाइगर फोर्स को टास्क दे रहे हैं महंगाई में कमी करें, निशानदेही करें, दूसरी जानिब 94 अद्वियात की कीमतों में इजाफा किया गया है। इसमें हाई ब्लड प्रेशर, शुगर की दवाएं भी शामिल हैं जो कि हर घर की ज़रूरत हैं। अब ये कहीं खुला तजाद नहीं आपको दिखाई दे रहा इस वक्त हुकूमती इक़दाम में? एक तरफ महंगाई कम करनी है और 94 अद्वियात की कीमतों में इजाफा कर दिया। देखें, इसके ऊपर तो आपको बेहतर तौर पे हमारे जो हेल्थ मिनिस्टर हैं फैसल सुल्तान साहब, डॉक्टर फैसल, वो आपको बता सकते हैं कि इसकी क्या वजूहात हैं। मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ जिस तरह से प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब और इवन हमारे वज़रा भी, पार्लियामेंटेरियंस भी, मैं ख़ुद सब कंसर्न है कि हमने चीज़ों की कीमतों को कंट्रोल करना है। अगर इन हालात में अद्वियात की कीमत ऊपर गई हैं या बढ़ाई गई हैं तो उसकी ज़रूर कोई ना कोई ठोस वजूहात होंगी। ये रूटीन में नहीं बढ़ाई गई, ये मैं आपको कम से कम यकीन दिलाता हूँ। लेकिन अगर आपने इसकी डिटेल्स जाननी है कि इसकी क्या वजूहात रही होंगी तो इस पे आपको बेहतर तौर पे डॉक्टर फैसल बता सकेंगे जो हमारे हेल्थ मिनिस्टर हैं। और मैं कम से कम पाकिस्तानियों को यकीन दिलाता हूँ ये वक्ती एक फ़ेज़ है, मुश्किल वक्त है, आप लोग मुश्किल वक्त से गुजर रहे हैं, इसका अदराक है प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब को। यही वजह है वो ख़ुद मॉनिटर कर रहे हैं ताकि सिचुएशन को वो ख़ुद मॉनिटर करके इम्प्रूवमेंट की तरफ ले जाना चाह रहे हैं कि जल्द से जल्द कीमतें नीचे लाई जाएं। फिर मैं वही बात दोहराना चाह रहा हूँ कि ये एक वक्ती तौर पे महंगाई आई है पोस्ट कोरोना के दिसंबर बाद तक इसमें कमी आ जाएगी, आप ये कह रहे हैं दिसंबर के बाद इसमें नुमायां कमी होगी, सिचुएशन इवॉल्व की। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है जनवरी से, जनवरी के महीने से आप लोग देखेंगे जो चीज़ें हमने प्लान की हैं वो इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान में मौजूद होंगी। मज़ीद सूबों की भी कोऑर्डिनेशन बेहतर हो जाएगी। एक मैं समझता हूँ कि हमें ज़रूर एक सेंट्रल फूड बैंक की तरफ जाना होगा, डाटा कलेक्शन की तरफ जाना होगा, मेंटेन करनी होंगी इन्वेंट्रीज सेंट्रल लेवल पे। उसकी वजह ये है कि अगर कुछ ऐसी सब्जियां जो सिंध से आ रही हैं और वो पंजाब उस पर डिपेंड कर रहा है तो वो फसल ख़राब होने से या वो उसकी क्वालिटी या मेयार या वो तादाद ना होने से अगर दूसरे सूबे को इन्फॉर्म नहीं किया जाता या वो प्लान नहीं करते हैं तो वो जो गैप है, वो जो कमी है, वो भी महंगाई का एक सबब बनती है इन टाइम इंफॉर्मेशन ना मिलने की वजह से। तो ये भी एक प्रपोजल मौजूद है कि हमें एक सेंट्रल फूड बैंक की तरफ जाना होगा 18वीं तरमीम के बाद, चूँकि ये सारे सूबाई सब्जेक्ट हैं, फसलों की पैदावार और उनकी जो भी एक तरीक़ाकार है उसको इशू। उस्मान डार साहब, आप ये कह रहे हैं कि ज़ाहिर है दिसंबर के बाद जनवरी से मामला बहुत बेहतर हो जाएंगे, महंगाई में कमी हो जाएगी, लेकिन हुकूमत तो आपको भेजने, अपोजिशन तो आपकी हुकूमत को जनवरी में भेजने की तैयारी कर बैठी है। ससी पलीजो साहब भी मेरे साथ मौजूद हैं। उस्मान डार साहब आपकी तरफ मैं वापस आता हूँ, ससी पलीजो साहिबा को भी गुफ्तगू में शामिल कर लेते हैं। ससी साहिबा, अब ये जनवरी में आप लोग इस हुकूमत को भेजने का प्लान बनाए बैठे हैं, उस्मान डार साहब हमारे साथ हैं, कह रहे हैं थोड़ा सा इंतजार कर लें, उसके बाद महंगाई में भी कमी आ जाएगी, तमाम मामला बेहतर हो जाएंगे जनवरी से। मैंने डार साहब की बात तो नहीं सुनी क्योंकि मैं लाइन पे अभी आई हूँ, मुझे नहीं पता उन्होंने अब तक क्या कहा है। लेकिन बहरहाल आपका जो सवाल है उस हवाले से बिल्कुल महंगाई बहुत बड़ा इशू है। पीडीएम के हवाले से उनकी जदोजहद और हमारी जो जमहूरी जदोजहद है आइन के बिल्कुल उसके रूह से है और हम पार्लियामेंट की बालादस्ती चाहते हैं और बिल्कुल हम आइनी कोई गैर आइनी चीज़ ना हमने की है न करेंगे, क्योंकि मैंने कहा आवाम खुद ब खुद, आपने जलसों में भी देखा होगा, खुद आई है। दवाइयों की बात करें, हम सिर्फ
नहीं पता इससे पहले क्या बात हुई है, लेकिन आपको पता है शशि साहब, इससे पहले महंगाई की बात हो रही थी। उस्मान डार साहब ये बता रहे हैं वजीर आजम ने अब जो नोटिस ले लिया है, ये सिर्फ महीने, 1.5 महीने, 2 महीने की बात है। टाइगर फोर्स की ड्यूटीज लगा दी गई हैं और उसके बाद अब जनवरी से नुमाया कमी आएगी महंगाई में, हर चीज की कीमतें कम होंगी, आटा, चीनी, हर चीज की कीमत वापस आएगी। ये तो होगा उनका व्यू पॉइंट ना, लेकिन आप मुझे बताएं कि मसाइल और माशी मसाइल बिल्कुल होंगे, कोविड की वजह से हैं। और सिंध में तो उन्होंने कटौतियाँ भी कर दी हैं NFC से पहले की भी, और हमारे मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स के हवाले से PSTV भी नहीं रखे। आप सोचें कि हम वहाँ कैसे फेस करते होंगे। लेकिन दवाइयों में जो हर आम पाकिस्तानी की जो है वो हक बनता है और वो कम होनी चाहिए थी। सिर्फ आखिरी 2 महीनों में ही आपने देखा कि 2 से 3 मरतबा उन्होंने बढ़ाई है। यानी शुगर की इंसुलिन जो है, जो पहले 350 रुपये, अब वो 950 रुपये से भी ज्यादा हो गई है। और जो फैसल साहब है, इनके एक एडवाइजर, उन्होंने कमेटी में आकर क्या कहा आपको पता है? जब फार्मास्यूटिकल कमेटी ने 111 या 10 दवाइयों की प्राइस बढ़ाने के लिए बात की, तो उन्होंने आकर खुशखबरी ये बताई, बजाय इसके कि वो कहें कि हमने उन पर दबाव डाल के उनको कहकर हमने कम करवाई है। उन्होंने कहा 96 दवाइयों की हमने इजाजत दी है क्योंकि स्मगलिंग को हम नहीं रोक सकते। ये कोई तुक नहीं है, ये कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। बिजली की कीमतें जो है वो 4 से 5 दफा बार ये बढ़ा चुके हैं। फिर गैस, पेट्रोलियम, ये यूटिलिटी वो अलग चीज है। उन्होंने और उसके बरक्स ये 2 सालों में तकरीबन 17 अरब डॉलर कर्जा भी, उनकी स्टेटमेंट खुद, ये पाकिस्तान की स्टेटमेंट की जो अभी 3 दिन पहले 4 दिन पहले की स्टेटमेंट है। अब आप बताएं, ये सारी चीजें ये मिल मिलाकर अवाम पर इतना शदीद बार यकीन करें कि हम जहां जाते हैं तो वहां हमें कहने लोगों को दावत नहीं देनी पड़ती। वो खुद कहते हैं कि भाई हम बेजार आ चुके हैं, we want to get rid of all these things, और हमारे पास कोई नहीं। हमने जिन्होंने वोट भी दिया है PTI को, वो कहते हैं हमारा जो है मैंडेट हमने दिया, उसका बेड़ा गर्क हो चुका है। अब जो है ये यानी मामला सिर्फ फूड इन्फ्लेशन का नहीं है डॉक्टर साहब, अब ये मामला बिजली की कीमतों का भी है, गैस की कीमतों का भी है। लोगों के बिल इतने ज्यादा बढ़ चुके हैं, बिजली की कीमत, गैस की कीमत आपके दौर हुकूमत में मुसलसल बढ़ रही है, और फिर मुल्क की कर्जे भी बढ़ रहे हैं। देखिए मैं पीपल्स पार्टी वालों को, मोहतरमा को ये रिक्वेस्ट करूँगा, 5 करोड़ सिंध के लोगों पे तरस खाएं। महंगाई ये इनका सब्जेक्ट है, सूबाई सब्जेक्ट है। आलू, प्याज, इवन वीट तो इन्होंने आज तक भी 8000 मेट्रिक टन इशू नहीं की, और ये रोक के बैठे थे, और बार बार प्राइम मिनिस्टर के इसरार करने पे वज़ीर आला मजबूर हुए वीट इशू करने के लिए। आज भी पंजाब में 840 रुपये का आटे का थैला मिल रहा है, गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है। ये पूछें इनसे सिंध में कितने का दे रहे हैं ये। शुगर मिलें आधी से ज़्यादा तो जरदारी साहब की हैं। चीनी कम से कम सिंध के लोगों को ये सस्ती दे दें। सिंध के अंदर जो ये कभी फिजिकल वेरिफिकेशन तो इन्होंने करने ही नहीं दी स्टॉक्स की, चीनी है कि नहीं। 2 रोज पहले अभी आटा खरीदने का इत्तेफाक हुआ मेरा, तो 76 रुपए किलो आटा खरीदा मैंने। जवाब दीजिएगा। जी। तो मैं यही आपको बता रहा हूँ कि ये वीट, ये सारा कुछ, ये सूबे की वहाँ एक जिम्मेदारी। अब मैं आता हूँ बिजली पे। बिजली का शशि साहब रुकिएगा, डार साहब को जवाब देने दें, क्योंकि आप चूंकि स्काइप पे आपकी आवाज कट रही है। शशि साहब रुकिएगा, आपकी तरफ मैं आता हूँ। जी डार साहब। जी उस्मान डार साहब बात कीजिएगा। सारे बिजली के महंगे मंसूबे मुकमका करके ये लोग लगा गए हैं। अब इनसे पूछने वाली बात है, अगर बिजली महंगी की जा रही है तो सरकार को जो नुकसान इन लोगों ने महंगे मुआहदे करके बिजली के पहुंचाया है, उसकी क्या रिकवरी अब हमने जाके हिंदुस्तानियों से करनी है? ये कौम को बताएं ना, हमने किस वजह से महंगे बिजली के मंसूबे लगाए थे। 1000 अरब रुपया सिर्फ कैपेसिटी चार्जेस के ये जो मंसूबे लगा गए, आप बिजली इस्तेमाल करें या ना करें उसके अदा करने हैं। अभी भी सब्सिडाइज बिजली दी जा रही है। मैं पाकिस्तानियों को बताना चाहता हूँ, ये इनकी नालायकी थी। इतने बिजली के महंगे मंसूबे ये लोग लगा गए हैं। इमरान खान क्या बिजली के पैसे घर लेके जा रहे हैं? मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, क्या वो प्राइवेटली सेल कर रहे हैं पब्लिक में? जो ये कह रहे हैं, इनको खुद शर्म आनी चाहिए कि अब ये लोग एक्सपोज हो रहे हैं जो पहले एक दूसरे को एनआरओ देते रहे थे। जी इसका जवाब है पास। जी शशि साहब जी जवाब दीजिएगा। इस्तेमाल करेंगे, मुझे जवाब मजबूर कर रहे हैं। मैं बड़ा ग्रेसफुल तरीके से बात करना चाह रही थी, बट यू नो ही शुड माइंड हिज लैंग्वेज। और मैं ये बात करना चाह रही हूँ कि इनकी हुकूमत की, इनकी नालायकियों की ये जो थापे गए हैं एडवाइजर्स और ये सारे लोग, जिनको न डायरेक्शन है न कोई विजन है, जिनको पता है न पता, इनकी वजह से ये पूरा मुल्क जो है वो महंगाई के उसमें है। 10 खरब 14 अरब जो है अभी रुपए का जो नुकसान हुआ है 2 सालों में इनकी नालायकी की वजह से हुआ। आपको पता है जो 1 करोड़ नौकरियां देने की वजह से, तो वो अलग, वो बेरोजगार कितना किया है उन लोगों ने। आपको पता है कि हर घर से दवाई आ रही है। आपको पता है जो उन्होंने जो है 2 सालों में
सर्कुलर डेब्ट के हवाले से नहीं, आप आदाद-ओ-शुमार की बात कर रहे हैं ना, तो आपको भी सुनना चाहिए। सर्कुलर डेब्ट के और अभी 4 दिन पहले उमर अयूब जवाब ही नहीं दे सके मेरे सवाल का, और दूसरों के सवाल थे। सर्कुलर डेब्ट के हवाले से उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा कि आखिरी जो है महीनों में ये खत्म हो जाएगा, और हालत ये हुई कि ये 3 गुना बढ़ा है। यानी अब ये है 2018 में 1100 मिलियन था, अब बढ़कर तकरीबन 2240 मिलियन तक पहुंच गया है। यानी बिजली भी दुगनी कर दी, बल्कि 4 दफा बढ़ाएंगे। अब आप बताएं, जाती दुश्मनी तो हमारे इनसे किसी से नहीं है ना, लेकिन कुछ पॉलिसी का कुछ तो फर्क होना चाहिए जो उनका मैनिफेस्टो में। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं जरा यहाँ पर, एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं। ठीक है उस्मान डार साहब, बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा उस्मान डार साहब हमारे साथ मौजूद थे। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद सस्ती पलीजो साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं और उनके सामने सवाल उठाएंगे कि फूड इन्फ्लेशन सूबों का मसला है तो इसकी जिम्मेदारी भी सूबों पर ही आयद होती है। एक ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। और ब्रेक से पहले उस्मान डार साहब ये कह रहे थे कि फूड इन्फ्लेशन जो है ख़ासतौर पर ये सूबों का मसला है और सूबों को इस पर कंट्रोल करना चाहिए। तो सिंध में जो महंगाई है उसकी जिम्मेदार सिंध हुकूमत है। अब सस्ती साहिबा, उस्मान डार साहब ये कह रहे थे कि जो यहाँ की सब्जियाँ हैं, इधर जो आटे की कीमत है उसको कंट्रोल करना तो आपकी हुकूमत यानी सिंध हुकूमत की जिम्मेदारी है। मुराद अली शाह साहब इस हुकूमत के चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, उनकी जिम्मेदारी है कि वो इस फूड इन्फ्लेशन को कंट्रोल करें। जी देखें, मैं इसकी मिसाल देती हूँ। हमने तो कोई टाइगर फोर्स भी नहीं लगाई हुई, फिर भी प्राइसेस आप देखेंगे तो काफ़ी हमने कोशिश की है, लेकिन ऊपर का जो फर्क पड़ रहा है वो जाहिर बात है। हम एग्रो बेस्ड हैं, पूरा पाकिस्तान एग्रो बेस्ड है, ये क्योंकि फूड से ही डायरेक्ट इनडायरेक्ट ये चीज़ रिलेट करती है। तो हम तो ले देकर एक दरिया पे डिपेंड करते हैं। हमारा ईयरली जो है एवरेज रेनफॉल भी उतना नहीं है, पानी भी ये रोक लेते हैं चश्मा परी। अब आप बताएं कि ये बगैर पानी के भी हमने जो है हम कोशिश की है कि पाकिस्तान की जो ओवरऑल प्रोडक्शन है एग्रीकल्चर या फूड के उस हवाले से वो बेहतर हों, और काफ़ी बेहतर किए भी। टिड्डी दल का भी मसला था, ये बात ठीक है कि इंटर प्रोविंशियल जो भी चीज़ आती जाती है उस हवाले से कोई ऐसा सिस्टम तरतीब देना चाहिए, लेकिन सिंध ने अपना पूरी जो है जिम्मेदारी बनाई है। जो पहले मैंने बात की कि इन्होंने 400 तकरीबन यही 77 मिलियन रुपए सिविल सर्वेंट्स गवर्नमेंट के लिए रखे, पर उनकी भी निगरानी के लिए और वो एक और माफिया टाइगर फोर्स वो कर दी। सिंध गवर्नमेंट ने ऐसा नहीं किया है, उसके बावजूद भी आप प्राइसेस अभी जाकर आप कंपेयर कर सकते हैं, देख सकते हैं, आपको देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस, यू विल सी इट। तो इस हवाले से बाकी सब्जियों के उसके हवाले से मेरे ख्याल में जो एक सूबे से दूसरे सूबे उस हवाले से कोई सिस्टम जो है वो मैकेनिज्म बिल्कुल उस पर बात हो सकती है। इंटर प्रोविंशियल जितनी मुख्तलिफ, क्योंकि हम जारी बात है और उसके लिए एक मिनिस्ट्री भी है, लेकिन मुझे नहीं पता कि व्हाट दे आर अप टू। आई मीन आई हैवंट सीन एनीथिंग। सस्ती साहब, इस पर जो सूबाई हुकूमत है वो क्यों एक्शन नहीं ले रही? जो प्राइस कंट्रोल कमेटी है क्यों फाल किरदार अदा नहीं कर रही? वो मार्केट्स क्यों नहीं जा रही? वहां पर जो सरकारी निर्ख हैं उन पर चीजों की फरोख्त को यकीनी क्यों नहीं बना रही? I wanted to make it clear कि हमने तो टाइगर फोर्स भी नहीं रखी हुई जो जाकर दुकानदारों से भत्ता भी ले, उनको दिखाए भी। हमने फिर भी प्राइस कंट्रोल हमने किया हुआ है, यही तो that's what I wanted to say। और आपको पता है उन्होंने तो अभी NFC में कटौतियां जो की हैं, PSTB में हमारे प्रोजेक्ट्स बंद है। सिंध इस वक्त कितना मौशी मसाइल का शिकार है, मे बी यू हैव नो आइडिया। उसके बावजूद आपको गवर्नेंस में भी यहाँ बेहतरी नजर आएगी, आपको चीजों में भी नजर आएगी। आपको कोविड की जो है मुख्तलिफ जो प्रिकॉशंस हमने लिए थे शुरू से, ये तो अब की बात कर रहे हैं ना, पहले जो ये हमसे आर्ग्यू करते थे, स्मार्ट लॉकडाउन का भी जो है चेहरा हमने दिखाया, हमने बताया कि इस तरह हो सकता है। उस हवाले से अभी देख ले कि बड़े जलसे भी हम कर रहे हैं, उसमें भी हमने कंट्रोल किया हुआ है और प्राइस पे भी कंट्रोल किया हुआ है। सही। अच्छा, अब ये जो मूवमेंट आपकी चल रही है PDM की, अब ये अगर ये गवर्नमेंट आहिस्ता आहिस्ता इस महंगाई पर काबू पाने में कामयाब हो गई, लोगों के मसाइल हल होने लगे, तो फिर आपकी ये PDM मूवमेंट तो बेजान हो जाएगी। फिर लोग तो नहीं उसमें आपके साथ होंगे। अगर महंगाई कम हो गई, चीज़ों की कीमतों में कमी आ गई, जैसे उस्मान डार साहब कह भी रहे थे कि वो जनवरी से चीज़ों की कीमतों में नुमाया कमी आएगी, फिर आपकी इस मूवमेंट में तो नहीं जान रह जाएगी। फिर देखिए, जब हमारे पाकिस्तान का स्टेट बैंक जो है वही कह रहा है कि ये 2 सालों में 17 अरब डॉलर का कर्जा
और फिर अभी मैंने जो बताया कि 10 खरब 14 अरब का नुकसान इन्हीं के लोगों ने दिया है इस हुकूमत में आने के बाद। तो ये हवाले से लोगों को ये सारी चीज़ें भूली नहीं है। यूटिलिटी जो भी चीज़, गैस, बिजली, उस हवाले से, पानी के हवाले से, ये सारी चीज़ें याद है। ये सारी इंटरकनेक्टेड चीज़ें हैं। देखें ना, ये आप भी, यू एंड आई नो इट वेरी वेल कि ये जो चीज़ें जो हैं ये जुड़ी हुई होती हैं। महंगाई में सिर्फ जो है, आप मैं कहूँ कि एक टमाटर के 2 रुपये मैंने कम कर दिए, अब नहीं। लोगों को जो दिखने में आनी चाहिए वो जो है थोड़ा रिलीफ मिलना चाहिए। हमारी भी डिमांड वही है, लेकिन उसके साथ साथ जमहूरी जो इदारे हैं, जो पार्लियामेंट खास करें, पार्लियामेंट आपका जो सेपरेशन ऑफ पावर है उसमें वाज़ेह चीज वो भी दिखनी चाहिए। आपके जो पार्लियामेंट को काम करता हुआ दिखाई भी देना चाहिए। ये तो वज़ीर आज़म साहब ही नहीं आते, उनके वज़रा ही नहीं आते, उनके जो भी लेजिस्लेशन है वेबसाइट हो रही है या जो ऑर्डिनेंस की फैक्ट्री बन चुके हैं। आप बताएं कि ये या लेकर आए, ये भी पलंदा लेकर आए, मैं भी फैक्ट्स वगैरह देखते आती हूँ, ये हमें बताए कि हर चीज उसके बावजूद जजीरों पे जैसे रात बीच में ऑर्डिनेंस निकला, पार्लियामेंट है फिर भी ले नहीं हुआ। और यही वजह है कि आज भी रज़ा रब्बानी साहब और हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और हमने मुतालबा किया है कि सदर साहब को तो फौरी तौर पर इस्तीफा सदारती ऑर्डिनेंस रेफरेंस किया। उस पे तो पहले सिंध गवर्नमेंट ने एनओसी जारी किया था, फिर बाद में वो एनओसी वापस ले लिया। उसमें सिंध गवर्नमेंट गलत कोई भी मुनाजरा आकर कर ले, मैं चैलेंज करती हूँ, मैं अली जैदी को चैलेंज करती हूँ, मैं गवर्नर सिंध को। अली जैदी साहब ने तो ट्वीट भी किया था वो नोटिफिकेशन आपकी गवर्नमेंट का। नहीं वो दैट वाज नॉट एन एनओसी। वो लोग, इतने लोग पागल नहीं है कि हम बेवकूफ़ है कि गवर्नमेंट इतनी बड़ी सूबे की असेंबली एक चीज़ को रद्द करती है। क्या इनको ये भी इखलाकी फ़र्ज नहीं पड़ता कि उस चीज़ को वो नज़र में रखें? क्या इसके लिए भी हमें बताना होगा? ये तो एक ये अफरा तफरी वाली चीज़ की, आपको पता है हम लोगों को पीसफुल रखे हुए हैं। यू हैव नो आइडिया कितना इंतशार हो सकता है। और ये अभी भी वापस ले खान साहब को, आपके प्रोग्राम माशाल्लाह आपकी बड़ी व्यूअरशिप है, मुझे पता है, और बड़ा अच्छा आप जो है प्रोग्राम्स आपके आते हैं। मैं आपकी तवज्जो से खान साहब को ये बताना चाहती हूँ, कहना चाहती हूँ कि आपसे कोई जाती दुश्मनी नहीं है, आपसे कोई भी वो नहीं है, ना कभी उनके खिलाफ हमने कोई, कम से कम मैंने तो कभी भी ऐसी लैंग्वेज भी, मैं अभी भी कह रही हूँ कि सिंध के लोगों की, ये सिर्फ सिंध को हुकूमत नहीं होती, सिंध के लोग भी होते हैं, उनके एहतजाज को मान देते हुए ये ऑर्डिनेंस जो हमारे जजीरों पे कब्जा है, ये जो प्रोविंशियल डोमेन है, बिल्कुल एक दूसरे के साथ वफाक और प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स काम करती हैं और करना चाहिए भी है, लेकिन लेजिस्लेशन कहती है आप एक डोमेन को अपने उसमें आए, ये बड़ी कहीं भी नहीं होता। ये चीज कहाँ ये दंग करेगी आपको नहीं पता। ये आप अपने वजीरों पे वापस वजीर आजम ने तो अभी कराची जी बात की। आपको पता है कि पीटीआई से धड़ाधड़ लोग जो जितने भी थोड़े बहुत थे, आज मुबीन जतोई छोड़ के गए हैं, कल जो ओनर साहब की सारी फैमिली वो छोड़ के गई है, अभी जो है ठट्टा सजावल ये साली पट्टी तो पूरी उनको छोड़ के गई है। इसी वजह से असद उमर साहब ने 2 दफा प्रोग्राम रखकर वो नहीं जा सके, उनको डर था, खौफ था कि एहतजाज पे एहतजाज होंगे। आज गवर्नर साहब गए हैं तो उन्होंने मिन्नतें उनको लोगों को की है, कारोबारी शख्सियत को आ जाए, लोग दे आर नॉट रेडी टू लिसन टू देम। मैं खान साहब को कहती हूँ, खान साहब पाकिस्तान इकाइयों का है, पाकिस्तान 4 इकाइयां और बल्तिस्तान इंशाल्लाह उसको भी सूबाई स्टेटस से मिलेगा। तो अभी भी जो है उसमें इलेक्शंस भी हो रहे हैं, अलाकर सब पीसफुल और धांधली से पाकुम। खान साहब को ससी साहब जो इश्यूज होते हैं वो तो टेबल टॉक के जरिए हल किए जाते हैं ना। प्राइम मिनिस्टर ने कराची पैकेज का ऐलान किया, वो सिंध पैकेज का ऐलान भी हो सकता है आगे जाके कर देते, लेकिन आप लोगों ने पीडीएम की तहरीक उनके खिलाफ शुरू कर दी, तो फिर वर्किंग रिलेशनशिप कैसे बनेगा आपका सिंध का और फेडरल का? Who have asked a pertinent question. I would like to respond. जी। आपने बातचीत का बड़ा फोरम आईनी कौन सा? पार्लियामेंट है। पार्लियामेंट में आर दे रेडी टू सिट विद अस? क्या कोई डेलिब्रेशन होने देते हैं? बात हो नो। दैट इज द मेन रीजन, वन ऑफ द मेन रीजंस कि लोग सड़कों पे हम क्यों आ रहे हैं, क्योंकि पार्लियामेंट में उन्होंने हमें इतना सफोकेट किया हुआ है। हम पाकिस्तान को फलता फूलता देखना चाहते हैं, हाँ आईनी तरीके से पाकिस्तान की जमहूरियत की बालादस्ती चाहते हैं। हम क्यों नहीं चाहेंगे कि खान साहब अगर मैंडेट है भाई 3 सीट्स का हो, हम चाहते हैं 3 सीट भी अगर अददी उसकी है तो हमने उनकी कबूल की, वो अपनी हुकूमत भले 5 साल पूरी, लेकिन अगर वो गैर जमहूरी और अगर नहीं, जब पार्लियामेंट में डिस्कशन होती है तो उसको आप लोग फाल तरीके से करें ना। आज भी 2 बार वॉकआउट किया गया, आगा रफीउल्लाह साहब ने किस तरह उनको स्पीकर ने बाहर भेजा क्योंकि वो किसी के काबू में ही नहीं आ रहे थे, तो फिर वहां का डेकोरम भी आप लोग कायम रखा करें। नहीं, पहले मेरी बात का आप जवाब दें जी कि जब ये रूल्स के मौजूद ये आइन में है कि आपको जो है पार्लियामेंट चलते हुए कोई ऑर्डिनेंस नहीं लेके आ सकते, तो इतने सेंसिटिव और इतने गैर जमहूरी गैर आइनी अवाम के खिलाफ जिससे कुछ भी हो सकता है, या आग एक दफा भड़क उठी, मैं कह रही हूँ हम कंट्रोल करें, इस छोटे से इसको ज्यादा समझें और ये मोबा वतनी वाले सर्टिफिकेट देना बंद कर दें।
हम चाहते हैं असेंबलियां चले, हम चाहते हैं, लेकिन अगर ये आइन को नहीं देंगे, पहले तो इस किस्म के ऑर्डिनेंस वापस लें, फिर तो दूसरी बात है पार्लियामेंट को अपने रूल्स के तहत मत चलाएं। जो रूल्स ऑफ प्रोसीजर है हाउस के बिजनेस का सेनेट में या कौमी असेंबली में, उनको फॉलो किया जाना चाहिए। अगर हुकूमत फॉलो करेगी तो वो क्यों करे? एहतजाज का मौका कौन देता है? गवर्नमेंट देती है। हम चाहते हैं कि आइन के रूल से सारी चीजें चलनी चाहिए, सेपरेशन ऑफ पावर्स हो या रूल ऑफ लॉ हो, या आपके आइन की जो है उस पर अमल दरामदी हो, या लेजिस्लेचर हो, जुडिशरी हो, या पार्लियामेंट। पार्लियामेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ऑब्वियसली वी ड्राइव अवर स्ट्रेस फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन एंड देन यू नो पार्लियामेंट प्लेज अ वाइटल रोल। तो उस हवाले से उनकी अभी तक वो कोई भी मुस्तबत चीज दिखने में नहीं आ रही है। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। वी आर नॉट। लेकिन शशि साहब, जब जैसे आप प्राइम मिनिस्टर पे आप एतराज कर रही हैं कि वो पार्लियामेंट में नहीं आते, अभी जो मौजूदा सेशन चल रहा है इसमें बिलावल साहब भी नहीं आ रहे, गिलगित बल्तिस्तान गए हुए हैं, वहाँ वो अपनी इलेक्शन कैंपेन कर रहे हैं और पार्लियामेंट के इतने अहम इजलास हो रहे हैं, वो मिस कर रहे हैं यहाँ पर। नहीं, वो जरूरी है, गिलगित बल्तिस्तान हमारे लिए इलेक्शन बड़ा जरूरी है। भुट्टो साहब ने भी बड़ी अहमियत दी थी और मोहतरमा साहब ने जितने भी हमने चीजें वहाँ की है वो बताने की जरूरत नहीं है। यू कैन सी इट विद योर ओन आइज। ये पता है, ये बोल पर मैं पहली दफा मैं कह रही हूँ, मेरी फीलिंग्स जब मैं एज ए पार्लियामेंटेरियन आज हैं कल नहीं होंगे, लेकिन सड़कों पे तो हर दफे हम एक लेमैन की तरह निकल सकते हैं ना, ले पर्सन की तरह निकल सकते हैं एज ए पाकिस्तानी। मेरी फीलिंग्स हट हुई हैं तो एक आम सिंधी की कितनी जो सिंध में रहता होगा या बलोच की कितनी फीलिंग, मैं आपकी तवज्जो से खान साहब को बताना चाह रही हूँ। खान साहब प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये जो ऑर्डिनेंस इस किस्म के हैं इसको वापस ले लें। मैं फिर से कह रही हूँ, आपकी हुकूमतें आती जाती हैं, अपना अला करे टेन्योर जो है हम कोशिश करते हैं, अगर जमहूरी रवैयों से हुकूमतें चल रही हैं, हम गैर आईनी चीज नहीं करेंगे, पॉलिटिकल स्ट्रगल हमारा के, लेकिन हमारी फीलिंग्स आपने हर्ट की हैं। यू हैव नो आइडिया, यू नो व्हाट काइंड ऑफ, जिस तरीके से आपने हर्ट, आपको अंदाजा नहीं है। मैंने ये किसी चैनल पे नहीं कहा, मैं आपकी तवज्जो से कहना। चलिए, खान साहब तक आपका पैगाम भी पहुंच गया, इन ऑर्डिनेंसेस से आपकी फीलिंग्स भी हट हुई हैं और आपने कहा कि खान साहब इन ऑर्डिनेंसेस को वापस लें। अब देखते हैं कि वो क्या डिसीजन लेते हैं। बहुत शुक्रिया। ससीब अली जो साहिबा हमारे साथ मौजूद थी। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आएंगे तो कुछ नैब के ज़ेरे इल्तवा केसेस पर, नैब की हालिया कारकर्दगी की बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत जब से आई है उसके बाद से नैब की कार्रवाइयों में बड़ी तेज़ी आई है। बड़ी बड़ी शख्सियात को नैब ने उनके खिलाफ तहकीकात का आगाज़ किया है, इंक्वायरी शुरू की हैं। और अगर सिर्फ साल 2019 की हम बात करें तो इसमें 2166 शिकायत की जांच पड़ताल की गई है। 2019 में 1686 में से 747 पर फैसला भी किया गया, जबकि 739 इंक्वायरीज ज़ेरे इल्तवा हैं। 609 इन्वेस्टिगेशंस में से 269 पर फैसला किया गया और 340 इन्वेस्टिगेशंस अभी भी ज़ेरे इल्तवा हैं। आज भी नैब रावलपिंडी का एक इजलास हुआ और उसके बाद जो एलामिया जारी किया गया उसके मुताबिक जैन मलिक ने 6 केसेस में 9 अरब 5 करोड़ की प्ली बार्गेन की, जबकि फिल्म स्टार लकी अली ने 1 अरब 95 करोड़ की प्ली बार्गेन की है। लेकिन अभी भी बहुत बड़ी बड़ी शख्सियात के बहुत सारे केसेस ऐसे हैं कि जिनके रेफरेंस दायर होना बाकी हैं, जिनके खिलाफ एक तवील अरसे से तहकीकात और इंक्वायरी का सिलसिला चलता आ रहा है और वो केसेस अभी भी ज़ेर इल्तवा हैं। तो नैब की कारकर्दगी पर कुछ गुफ्तगू करते हैं। गुलाम मुर्तज़ा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, ब्यूरो चीफ हैं, इस्लामाबाद के सीनियर सहाफ़ी हैं। तो गुलाम मुर्तज़ा साहब, ये प्ली बार्गेन बहुत सारे केसेस में हम देखते हैं लोग करते हैं। नैब की कारकर्दगी खासतौर पर अगर नैब इस्लामाबाद रावलपिंडी की हम बात करें, कौन कौन से बड़े केसेस अभी वहाँ पर ज़ेरे इल्तवा हैं जिनकी इंक्वायरीज तवील अरसे से चलती आ रही है, उनके रेफरेंसेस दायर नहीं हो सके हैं, जिनके रेफरेंस दायर हो गए उनकी जो इंक्वायरीज चल रही हैं उनमें क्या क्या मुश्किलात दरपेश हैं, ज़रा अगर कुछ आप आगाह करें। बहुत शुक्रिया अरबाब जहांगीर। बुनियादी तौर पे नैब की अगर कारकर्दगी देखते हैं तो हमें बहुत से फ्लॉज नैब की कारकर्दगी में इस लिहाज से नज़र आते हैं कि प्रोसिक्यूशन जो इनका डिपार्टमेंट है वो खासा कमज़ोर हमें दिखाई देता है। और जब शुरू में कोई भी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की जाती है तो उसकी बड़ी ख़बरें दी जाती हैं और उसके बाद ये चीज़ चलती रहती है। फिर ये कि कुछ लोगों के रिमांड्स लिए जाते हैं, उनकी तहकीकात लंबे अरसे तक चलती रहती है। लेकिन हमने ये देखा कि 6-6 महीने साल तक बाज़ केसेस की इन्वेस्टिगेशन चलती रहीं लेकिन उनके ऊपर कोई रेफरेंस दायर नहीं किया जा सका। तो ये बड़ा एक फेलियर है नैब का इस हवाले से। और अगर हम ये देखते हैं कि क्या
पार्टीजन है, क्या नैब जो है वो गैर जानबदार है। तो इस एतबार से भी बहुत से सवालात अब नैब की कारकर्दगी पर उठने शुरू हो गए हैं, क्योंकि गुज़िश्ता 2 साल से हम देख रहे हैं कि एक ख़ास पॉलिटिकल पार्टी और जो है अपोजिशन जमात से ताल्लुक़ रखने वाले पार्टी जो हैं उनको नैब बड़ी तवज्जो से उनके केसेस जो है वो लेके चल रहा है, लेकिन उन पर भी कोई चीज़ अभी तक इस तरह की साबित नहीं की जा सकी है। 2018 की बात है कि बहुत से ऐसे सवालात पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की जो लीडरशिप है उसके ऊपर उठे और उसके बाद फिर उसी तरह के सवालात जो हैं वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो क़यादत है उस पर उठे, लेकिन उसका कोई अभी तक हमें आउटकम जिस तरह से हम कह सकते हैं वो नज़र नहीं आया। बल्कि जो मियां नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ केसेस हैं उनके अगर फ़ैसले हम देखें तो उनमें बज़ाहिर ये लगता है कि जो फ़ैसले दिए गए हैं उनकी अगर अपीलों में वो लोग जाएंगे और प्रॉपर समाअत होगी तो वहाँ पे नैब की कारकर्दगी पर बहुत से दीगर सवालात भी उठेंगे। अगर आप सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ फ़ैसलों के हवालों को जहन में रखें तो हमें हर रोज़ इस तरह के कई जो जुमले हैं जो मिलते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान की जानिब से, उनके रिमार्क्स हैं, ऑब्जर्वेशंस हैं और कुछ तो डिसीजंस में भी लिखा हुआ है कि नैब की कारकर्दगी जो है वो सिफर है। जिन बड़े केसेस की आपने बात की जिसमें प्री बार्गेन हुई, कुछ रकम जो है वो नैब ने रिकवर की, उसमें अगर आप ये देखें तो हमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान का कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा लगता है, क्योंकि उन्होंने इन केसेस को जिस तरह से जो बैरियर टाउन कराची का केस है उसको आप ये देखें वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इसको डिसाइड किया। उसमें ये जो बड़े बड़े केसेस हैं, मनी लॉन्ड्रिंग केस, आमदन से ज़ायद असासा केस, ये 56 कंपनीज वाला केस, आशियाना हाउसिंग, नारोवाल स्पोर्ट्स सिटी कॉम्प्लेक्स, ये तमाम वो बड़े केसेस हैं कि जिनके अब तक इंक्वायरीज मुकम्मल नहीं हो सकी हैं, जिनके अब तक फैसले नहीं सामने आ सके। कुछ के रेफरेंस दायर हुए, कुछ के रेफरेंस भी दायर नहीं हुए। नैब इस्लामाबाद की कारकर्दगी कितनी मौसर है, कितनी मुतहरिक है नैब इस्लामाबाद इस वक्त? देखिए, जिस तरह के केसेस की जो मैंने बात की है, जो आपने सवालात उठाए हैं, इन तमाम जो केसेस हैं इनमें अगर ये देखा जाए तो मैं आपको एक केस जो है ख्वाजा बरादरान का वो सामने रखिए, सिर्फ उसको, पैरागॉन सिटी वाला। वो 1 साल तक उनकी जो पूरे पाकिस्तान में जग हंसाई करवाई जाती रही और उनके हवाले से आप ये जानते हैं कि उनकी किस तरह से हद तक इज़्ज़त जो है वो की जाती रही। लेकिन एंड रिज़ल्ट क्या हुआ कि वहाँ उनके ऊपर रेफरेंस दायर करने के लिए इनके पास, या उनकी ज़मानत मनसूख करवाने के लिए इनके पास कोई मवाद मौजूद नहीं था, और वो केसेस उसी तरह से वहाँ से उनकी बेल भी हो गई है और उनके ऊपर रेफरेंस भी अभी तक कोई दायर नहीं किया जा सका। तो ये है कारकर्दगी। अगर आप ये देखें कि इस तरह से सवालात अगर देखें इनकी कारकर्दगी तो बहुत सवालात उठेंगे और उठ रहे हैं, क्योंकि किसी भी शख्स को नैब के दायरा इख्तियार में उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई करना, फिर वो 1-2 साल तक उसको ज़लील ख्वार करना, और फिर बाद अज़ां सूरत हाल इस हद तक पहुँच जाती है कि वो उनके ख़िलाफ़ कोई एक मवाद, कोई एक ऐसी चीज़ नहीं होती। वज़ीर-ए-आज़म हमेशा ये बात करते हैं कि नैब एक आज़ाद और ख़ुद मुख्तार इदारा है, गैर जानिबदार है। तो इस खुद मुख्तार इदारे का भी एहतसाब करने वाला कोई है कि ये कितने केसेस मेरिट पर बना रहे हैं, कितने मेरिट पर नहीं बना रहे, किसी को जब जहाँ से चाहें उठा लें उस पर केस दायर कर दें? तो इस इदारे का एहतसाब करने वाला कौन है? देखिए, ये पार्लियामेंट जो है इसमें कारकर्दगी रिपोर्ट इसकी जा सकती है। सदर पाकिस्तान को गुज़िश्ता दिनों में चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल ने अपनी कारकर्दगी रिपोर्ट पेश की थी, लेकिन वो कारकर्दगी रिपोर्ट ख़ुद इनकी अपनी मुरतब करदा होती है। और पाकिस्तान में अगर एहतसाब के हवाले से अगर हम ये देखें तो बहुत सी जो इनकी कारकर्दगी है उसमें बहुत से केसेस ऐसे हैं जो सवालिया निशान है नैब की कारकर्दगी पे, और इसकी कारकर्दगी का जायजा क्योंकि लेने के लिए कोई अपेक्स बॉडी मौजूद नहीं है। जब भी हम नैब इस्लामाबाद की जब बात करते हैं तो ये जिन केसेस के चंद एक केसेस जो मंतकी अंजाम तक पहुंचते हैं उसका तो बता दिया जाता है, बड़ा हाईलाइट किया जाता है, लेकिन वो सैकड़ों हज़ारों केसेस जो ज़ेर इल्तिवा हैं, जिनकी इंक्वायरीज मुकम्मल नहीं हो पा रही, उनसे मुताल्लिक क्यों नहीं बताया जाता कि ये क्यों पेंडिंग में है, ये कब पूरे होंगे? इतनी गैर मौसर कारकर्दगी क्यों है नैब इस्लामाबाद की? देखें, जो जिस तरह किसी भी इदारे का सरबरा होता है उसके इर्द गिर्द चंद लोग इस तरह से जो खुशामदी लोग हैं वो घेरा डाल लेते हैं। नैब चेयरमैन के जो इर्द गिर्द हैं वो भी कुछ ऐसे खुशामदी लोगों ने घेरा डाल रखा है, जिनमें कई लोग भी हैं मीडिया से को डील करते हैं, वो भी हैं और लोग भी हैं,
वो सिर्फ़ और सिर्फ उनको अच्छा अच्छा दिखाने की कोशिश करते हैं। ये सादा लोग मासूम लोग समझ लें कि इनको उनकी बातों में, चापलूस लोगों की बातों में आ जाते हैं और फिर वो रोज़ाना अखबारात की कटिंग दिखाते हैं, टीवी चैनल्स की कटिंग दिखाते हैं कि ये देखें आपके मतलब प्रोग्राम हुआ है, आपके हवाले से बहुत अच्छा कह रहे हैं अवाम, और ओरिजिनल जो तस्वीर होती है, हकीकी तस्वीर होती है, वो नहीं दिखाई जाती। वैसे ये जो हम बात कर रहे हैं शायद ये उनके नॉलेज में ना लाई जाए, लेकिन अगर इसकी जगह के ऊपर उनके एजेंडे के हवाले से, उनकी बात के हवाले से जो वो खुद कहते हैं कि इस तरह के प्रोग्राम करें जो करवाते हैं, वो उनको बताया जाता है कि ये बड़े अच्छे प्रोग्राम हमने करवाए हैं। जमात जो है इस पर इतना हल्कात क्यों है कि पीटीआई के जो सियासतदान हैं उन पर सिर्फ 7 केसेस हैं, पीपल्स पार्टी की 36 शख्सियात पर केसेस हैं, मुस्लिम लीग नून की 28 शख्सियातें हैं, केसेस उन पर 74 हैं, पीपल्स पार्टी की 36 शख्सियात पर 86 केसेस हैं और पीटीआई की सिर्फ 7 शख्सियात पर केसेस की तादाद 12 है। तो सिर्फ 1 दर्जन केसेस हुकूमती जमात पर, जबकि सैकड़ों केसेस अपोजिशन की जमातों पर है। देखिए, एक बहुत ही एक बड़ा अहम और बहुत बड़ा फ़ैसला एक था हाई कोर्ट लाहौर का कि वहाँ पे कुछ इसी तरह की थे कि कुछ अपोजिशन के लोगों की फ़ाइल्स थी, मुकदमे थे, और कुछ हुकूमती लोगों की फ़ाइल और मुकदमे थे। तो किसी तारीख़ के ऊपर पूछा गया कि आप 3 तारीखें हो गई हैं, आपका जो क्लाइंट है वो क्यों नहीं आ रहा। तो वहाँ जज साहब को अर्ज़ किया, उनके वकील ने, उनका हमारा जो क्लाइंट है वो वज़ीर हो गया है, तो इसकी फ़ाइल जो है दाखिल दफ्तर की जाए। तो अब सूरत हाल ये है कि हुकूमत जो है वो ज़ाहिर है कि वज़रा हैं और मशीर हैं और बाकी सब कुछ है, तो अल्टीमेटली इनकी फ़ाइलें अभी जो हैं वो दाखिल दफ्तर ही हैं। कोई और हुकूमत आएगी फिर आप देखिए, तो आप देखेंगे कि इन लोगों की फाइलें कम हो जाएंगी, बहुत ज़्यादा हो जाएगी। अरबाब में यहाँ वज़ीर को तो नहीं देखता, वो केस देखता है, वो फेस तो नहीं देखता, फिर दावे कुछ और हैं और अमली इक़दामात कुछ और। सर, दावे बिल्कुल आपकी बात है कि दावे कुछ और हैं, अमली इक़दामात कुछ और हैं। अगर आप वाच डॉग की बात करते हैं कि ये वाच डॉग है या नहीं है, तो खुदा की कसम जो चीनी, आटे और दीगर जो अशियाए खुरोनोश हैं उनकी कीमतों, उनके स्टॉक और उनके हवाले से अगर आप 1 साल का पिछले का जायज़ा ले लें तो मैं कहता हूं कि इस नैब को बंद ही कर दिया जाए, क्योंकि ये किसी आम शख्स की फरियाद या आम किसी शख्स के जो मुश्किलात हैं उनको देखते हुए कि बड़े केसेस का या ना चीनी माफिया की तरफ हाथ डालेगा, ना आटा माफिया की तरफ हाथ डालेगा, ना और जो माफिया की तरफ हाथ डाले, जो सरकारी मुलाजिम है छोटे मोटे उनको पकड़ेगा और बड़ी बड़ी खबरें अखबारात में लगवाएगा। तो कई ऐसे करप्ट तरीन लोग, ठीक है, बहुत शुक्रिया गुलाम मुर्तज़ा मौजूद हैं इस्लामाबाद हमारे साथ मौजूद, और गुफ्तगू हो रही थी कि नैब इस्लामाबाद की कारकर्दगी पर बहुत ज़्यादा सवालात मौजूद हैं और ये सिर्फ और सिर्फ उनकी गैर मौसर कारकर्दगी की वजह से हैं। आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।